अस्सलामुअलैकुम जुले नाजरीन, आप देख रहे JK 24/7 न्यूज़ लद्दाख। इस चैनल का हमेशा यही कोशिश रहता है कि ख़ित्ते लद्दाख में किसी भी किस्म के अपडेट्स हो, चाहे सियासी, मजहबी व समाजी, और बिलखुसूस अवामी मसाइल को आला हुक्काम तक पहुँचाने के लिए, और साथ ही साथ हम अपनी तरफ से भी कोशिश करते हैं कि माशरे में किसी भी किस्म के अप डाउन्स हो, उसी हिसाब से हम पैनलिस्ट बुला के, इंटरव्यूवर्स बुला के उनकी भी राय मशवरे आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं। तो साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि एब्रोगेशन के बाद ख़ित्ते लद्दाख में बिलखुसूस लद्दाख फुल फ्लेज्ड यूनियन टेरिटरी बनने के बाद काफ़ी अप डाउन्स हमें देखने को मिले, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, डेवलपमेंट को लेके, पॉलिटिकल क्राइसिस को लेके, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो काफ़ी मसाइल हमें देखने को मिले। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करने के लिए मैंने आज दावत दी है वरिष्ठ पत्रकार व सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जनाब सज्जाद कारगिली साहब को। मैंने दावत दी है जो आज ओवरऑल एब्रोगेशन के बाद अभी तक के जितने भी इश्यूज़ हैं उन पे ओवरऑल डिस्कस करने के लिए मैंने दावत दी है जनाब सज्जाद कारगिली साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती टाइम निकाल के हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल यही होगा सर, मेरा काफ़ी सवालात होंगे सर आज आपसे। पहला सवाल यही होगा सर कि काफ़ी आप एक्टिव रहते हैं सर सोशल मीडिया पे, बिलखुसूस अगर हम ट्विटर हैंडल की अगर हम बात करें, काफ़ी ट्वीट्स आपके दिन में 4-5 ट्वीट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ लोग खुश हैं सर उस ट्वीट से, बाकी कुछ लोग हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट लेह के हवाले से अगर हम बात करें तो काफ़ी नाराज़ है हमारे बुद्धिस्ट तबके के लोग। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा सर, उस पर आप क्या कहोगे? नहीं, सारे लोग तो नाराज़ नहीं हैं, लेकिन हाँ ठीक है, वो नाराज़ लोग जो है करगिल में भी हैं, लेह में भी हैं, और बहुत सारे खुश हैं करगिल में भी और लेह में भी। और डिफरेंट लोगों की अपनी अपनी राय होती है, लोग अपने टेस्ट के हिसाब से देख लेते हैं इन चीज़ों को। तो सज्जाद साहब, एब्रोगेशन के बाद के कुछ सवालात हैं सर, किस तरह देखते हो आप ख़ित्ते लद्दाख को, बिलखुसूस अपने डिस्ट्रिक्ट कारगिल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से अगर हम बात करें, तो डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर हम बात करें, या ओवरऑल जॉब रिक्रूटमेंट्स, या ओवरऑल आप एब्रोगेशन के बाद ख़ित्ते लद्दाख को किस तरह देखते हो, और बिलखुसूस कारगिल डिस्ट्रिक्ट को किस तरह देखते हो ऐसे सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट? पूरे ख़ित्ते लद्दाख को हम ठगा हुआ महसूस करते हैं कि, और पूरे लद्दाख को और बिलखुसूस करगिल को, और जिस तरह का एक डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच करगिल के साथ है वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है। हमारे पॉलिटिकल रिलीजियस लीडर्स आए रोज़ बताते भी हैं इन चीज़ों के बारे में गाहे बगाहे। और जैसे हमारे लेह में भी लोगों को काफ़ी कुछ उम्मीदें यूटी आने के बाद थी, लेकिन अब लेह में भी लोगों के जो रेजेंटमेंट्स हैं वो बड़ी तेज़ी से जो है वो रेजेंटमेंट, लेह के अंदर भी लोगों के पास लोगों के दरमियान काफ़ी रेजेंटमेंट यूटी के बाद हैं। ख़ासकर आप देखें, जब हम एस्ट वाइल स्टेट में थे तो हमारे पास असेंबली थी, यहाँ के लोगों को अपने लिए एक कैबिनेट में हिस्सेदारी थी, जो भी डिसीजन होता था लोकल लीडरशिप को ऑन बोर्ड लेकर के लिया जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आफ्टर एब्रोगेशन 370 हमने देखा कि लद्दाख के अंदर अब जो भी फ़ैसले होते हैं उसमें लद्दाखी लीडरशिप का कोई अमल दखल नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे फ़ैसले भी हुए हैं जिससे लद्दाख के आम लोग नाराज़ हैं, न सिर्फ करगिल के मुसलमान आप बात करें या करगिल के लेह के बुद्धिस्ट, बल्कि ओवरऑल बुद्धिस्ट मुसलमान सारों में एक किस्म की एक सेंस ऑफ एप्रीहेंशन लोगों के अंदर आज भी मौजूद है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और यही वजह है कि फिर आगे चल कर के KDA बना, एपेक्स बॉडी बनी, और तमाम रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने पॉलिटिकल जो अहदाफ हैं उनको दरकिनार करके जो है कुछ मुद्दों पर वो एक हुए, जैसे हमारे लैंड सिक्योरिटी को लेकर, लेजिस्लेचर को लेकर। तो ये सारे मुद्दे हैं, तभी तो लोगों के अंदर एप्रीहेंशंस हैं। तो आपके बोलने का मतलब यूटी बनने के बाद 60-70% लोग नाराज़ खुश नहीं है? बिल्कुल बुरी तरह से नाराज़ हैं, और लोगों के अंदर एक बहुत बेचैनी है इस वक्त। लोगों एक जो आज़ाद हवा में सांस लेने का माहौल जो है वो फ़िलहाल यूटी इंतज़ामिया प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। आपको लगता नहीं सर, अर्स्तवाइल JNK के साथ जब हम था तब लद्दाख क्या था, स्पेशली कारगिल पासमानदा इलाका है सर, डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, एजुकेशन के हवाले से बात करें, ओवरऑल बजट और फंड्स के हवाले से अगर हम बात करें, तब क्या था अर्स्तवाइल JNK में? अब यूटी बनने के बाद काफ़ी डेवलपमेंट की तरफ कारगिल जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं सर। सबसे बड़ा पेंडिंग आप लोगों का एक डिमांड था, 3 बड़े मुद्दों लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, जिसमें जोजिला टनल हो, करगिल एयरपोर्ट हो, करगिल स्कर्दो रोड हो, या उसके अलावा नेशनल हाईवे हो। अब हालिया करगिल स्कर्दो रोड से तो लोग सफ़र कर रहे हैं, वहाँ से आए लोग ट्रेड करते हैं आजकल। और जोजिला जो है वो रातों रात बन दिया है। रात में किसी ने ख्वाब में देखा, अगले दिन जो है वो जोजिला बना लिया।
नहीं खालू साहब, उसके एक्चुअली अलावा भी देखिए देखो ना, एक प्रोसेस होता है, किसी भी काम में एक लंबा प्रोसेस होता है, लंबा समय होता है। आप अगर देखेंगे कि जब 2014 में नई सरकार बनी तो उसके बाद एक अरसा तो उस सरकार ने पिछली हुकूमतों के फीते काटने में, जो इनॉग्रेशन किए हुए काम है उसको कंटिन्यू करने में गुजारा। तो ऐसा नहीं है अगर किसी ने बुनियाद डाली और दूसरे आने वाले लोगों ने उसमें खिड़कियां और दरवाजे लगाए, तो इसका ये मतलब नहीं कि बिल्डिंग को मुकम्मल करने में सिर्फ उन्हीं का हाथ है जिन्होंने दरवाजे और खिड़कियां लगा के उसका फीता काटा है, बल्कि उनका भी रोल है जिन्होंने बुनियादी तौर पर वो पत्थर, वो नींव जो है वो रखी है। हमारे यहाँ छुतुक प्रोजेक्ट का मसला है, वो एक ज़माने से चलता आया और एक प्राइम मिनिस्टर ने जाके उसका संग बुनियाद रखा और दूसरे प्राइम मिनिस्टर ने आके उसका इनॉग्रेशन किया। तो ये सारे मसाइल हैं डेवलपमेंटल। जहाँ तक देखिए खालू साहब, स्टेट की ज़िम्मेदारी है लोगों को डेवलपमेंट देना, ये कोई भीख नहीं है। कोई भी हुकूमत आती है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी रियाया के, अपने जो सिटीजन्स हैं उसका ख़याल रखे, उसके राइट्स का ख़याल रखे। वो कोई प्रिविलेज नहीं है। आज अगर आपको हेलीकॉप्टर आता है पवन हंस का, तो पवन हंस का एक बिज़नेस है, वो हमसे बिज़नेस करते हैं। वो एक एयर टैक्सी, अगर आप पुणे महाराष्ट्र वगैरह जाएंगे तो वो एयर टैक्सी के तौर पर यूज़ होता है। तो अब वो हमें यहाँ दिया तो वो प्रिविलेज नहीं है। हमें कमर्शियल एयर कनेक्टिविटी चाहिए, हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए। हेलीकॉप्टर ठीक है, आप दे दीजिए, वो एक हिस्सा है उसका, लेकिन उसमें सिर्फ पब्लिक के ऊपर एहसान नहीं है, वो उनका अपना बिज़नेस भी है। एट द सेम टाइम वो एक बिज़नेस भी है और ठीक है, उसके लिए सुविधाएं भी होती हैं। जिस तरीके से अगर एक आदमी गाड़ी ख़रीदता है, वो अपनी निजी गाड़ी होती है उसकी, लेकिन उसका समाज के लिए एक तरक्की का एक हिस्सा भी होता है, उससे लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन साथ में उस आदमी का अपना ज़ाती स्वाद भी होता है, उसमें फ़ायदा भी होता है। तो हर चीज़ को दूसरे एस्पेक्ट से भी देखा जाना चाहिए। तो इस यूटी में यानी कि आपने क्या खोया, क्या पाया? देखिए फ़िलहाल तक तो खोने की लिस्ट लंबी है, पाने की लिस्ट तो हमने नहीं देखा कि कुछ पाया हो। आप देखेंगे मिसाल के तौर पर हम आए रोज़ देखते हैं कि हमारे यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं लोग सिर्फ कल्चरल प्रोग्राम्स में नाच गाना ही गा रहे हैं, उसके अलावा तो हमने कोई चीज़ होते हुए नहीं देखी। ठीक है, मतलब अभी मैं एक चीज़ जिसको हमने अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको मैं उसमें कोई बग़ैर किसी कंजूसी के करूँगा, वो रोड एंड हाईवेज़ जो हमारे मंत्रालय है और जिसमें नितिन गडकरी साहब का काम है, उसको अप्रिशिएट किया जा सकता है। उसने पूरे देश के अंदर जो काम किया है वो रिमार्केबल काम है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सारे जो पिछले काम है वो चल रहे हैं अभी तक। और आप देखेंगे कल मैं सोशल मीडिया में भी देख रहा था, यहाँ हरदास में एक स्कूल है, वो तकरीबन 2008 से वो स्कूल चल रहा है और अभी तक वो जो स्कूल है उसकी बिल्डिंग तामीर नहीं हुई है। आप टीचर्स का हाल देख रहे हैं कि वावेला मचा रहे हैं हर जगह स्टूडेंट्स। आप ही ने मुझे वो वीडियो भेज दी थी कि आपके कागसार में टीचर नहीं है। तो यहाँ तो बदन का कपड़ा हर जगह छिदा हुआ है, कहाँ कहाँ से सिलाई करे इंसान। तो आप देखें द्रास में अगर टीचर नहीं है तो चक्याल से ले जा कर के द्रास में वो डाल दिया जाता है, फिर चक्याल वाला खाली हो जाता है। तो है नहीं अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए आप जो बॉर्डर बटालियन का मामला है वो देखिए अभी तक पेंडिंग है, जबकि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के अंदर बॉर्डर बटालियन का ऑलरेडी रिक्रूटमेंट भी हो गया। तो ये सारे मसाइल हैं जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। कोई दरअसल प्रॉब्लम ये है खालू साहब, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं है। लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप में ये होता है कि अगर आप मान लीजिए अभी हमारे एमपी साहब हैं, एमपी साहब को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसको कुछ परफॉर्मेंस करनी है, क्योंकि नहीं करने की सूरत में नेक्स्ट टाइम आवाम उनको जो है वो जवाब दे सकती है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में ये चीज़ नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ जब से आर्टिकल 370 के बाद, बाइफर्केशन के बाद, तो ये चीज़ें हैं खालू साहब की ओवरऑल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जिसमें आवाम की पार्टिसिपेशन, आवाम की भागीदारी ज़रूरी है, और यहाँ आवाम की भागीदारी कहीं नहीं है। तो किस तरह देखते हो सर इस यूनियन टेरिटरी को? तकरीबन 2-2.5 साल अब हो रहे हैं सर फुल फ्लेज हम यूनियन टेरिटरी बन के। फ्यूचर आप किस तरह देखते हो, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल, सियासी, मजहबी इश्यूज़ पे आपकी नज़र? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं एक सियासी आदमी हूँ, तो हुकूमत भी या फिर यूटी इंतज़ामिया को भी
मेरे नज़रिए को भी ठीक है उन रखे एक साइड में, लेकिन एक आज़ादाना सर्वे करे तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि 80% लोग इस यूनियन टेरेटरी के सेटअप से खुश नहीं हैं। तो क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहली चीज़ तो ये है अवामी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। जो फैसले हो रहे हैं उसमें आवाम का अमल दखल होना। पार्टिसिपेशन की कमी है अभी, कमी है, पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है, आपके पास लेजिस्लेचर नहीं है जहाँ कानून साजी हो। क्यों आपकी काउंसिल को फुल फ्लेश पावर देखिए काउंसिल के पास इस वक्त इतने इख्तियारात नहीं हैं। आप देखा कल डिप्टी कमिश्नर के एक ऑर्डर ने पूरे बजट का जो है वो सालाना इजलास जो है उसे मुअत्तल कर दिया, तो उससे तो आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा कि काउंसिल के पास कितने पावर आते हैं। काउंसिल की ज़रूरत नहीं, लेजिस्लेचर की ज़रूरत है इस वक्त, फुल फ्लेश स्टेटहुड की ज़रूरत है। देखिए एक इंस्पेक्टर को अगर आप ये थानेदार बनाएंगे, एक एसएसपी को थानेदार बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ये उसके साथ जुल्म है, ज़्यादती है। लेकिन आप एक एसएसपी को ले जाके उसको ओहदा देंगे डीजीपी का या फिर डीआईजी का, तो ये डीजी का, तो ये उसके लिए डेवलपमेंट है। हम एक स्टेट के लोग हैं, स्टेट को डिसएम्पावर करके हमें यूनियन टेरेटरी में लाया है। होना ये चाहिए था कि हम स्टेट के लोग हैं, हमें अगर हटाया भी गया तो एक आज़ाद डिफरेंट सेपरेट स्टेट के का हमें स्टेटस मिलना चाहिए था। और अगर ये गवर्नमेंट को लगता है कहीं से कि भाई इस वक्त हालात ऐसे नहीं है, एटलीस्ट नेगोशिएशन तो करे, बातचीत तो करे। जिस चीज़ के लिए भारत सरकार ने ख़ुद टीम बनाई, ख़ुद एपेक्स बॉडी और केडीए को कहा कि आप लोग अपनी टीमें तैयार रखें, हम आपसे बातचीत करने के लिए आएंगे, पिछले 1.5 साल से उस पर बात ही नहीं हो रही है। सरकार रेडी ही नहीं है। जिस तरह आप फरमा रहे सज्जाद साहब की काफ़ी लोग नाराज़ है, यूटी से तकरीबन 50-60% लोग नाराज़ है, तो आप लोगों का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सर कि आला हुक्काम तक मिला, इसमें क्या करने की ज़रूरत है, क्या चेंजिंग की ज़रूरत है। तो आपको नहीं लगता, आप बेशक एपेक्स बॉडी भी बना हुआ है, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ मतलब साल में 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और उसके बाद गायब ही हो जाते हैं। तो आप लोग इसी जो कमिटीज़ आप लोगों ने तश्कील दी है, फ्रेम दी है, आप लोग एक होके एकजुट होके, अगर आप लोग नाराज़ है, आप लोग यूटी से नाराज़ है, आप लोग एब्रोवेशन के बाद आपको लग रहा है कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो नहीं रहा है, कोई रिप्रेजेंटेशन हमारा आगे नहीं हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि दोनों डिस्ट्रिक्ट मिल के दोनों कुछ नए राय मशवरे जो है आला हुक्काम तक पहुँचे, जिसमें होम मिनिस्ट्री तक पहुँचे या अपना जो रीजनल जो आला अहदेदार है उनसे मिल के आप लोग अपने इश्यूज़ जो है वो आगे पुट फॉरवर्ड कर सकें? पहली चीज़ तो ये है कालू साहब की सबसे बड़ी जो इसी यूटी के जो साइड इफ़ेक्ट्स का नतीजा है कि लद्दाख की तारीख़ में पहली बार लेह और करगिल की लीडरशिप ने मिलकर केडीए और एपेक्स बॉडी का एक मुश्तरका इजलास किया और जो एक 4 पॉइंट्स का एक एजेंडा जो है वो इन्होंने फ़िक्स किया। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। मैं नहीं कहता हूँ यही एक आखिरी काम बचा है जो करने को है, नहीं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन काम अंडर प्रोसेस है। क्योंकि हमारी जो एक गैप रहा समाज का, लेह और करगिल का एक गैप रहा, एक बहुत लंबे अरसे तक हमारा गैप रहा, उस गैप को जोड़ने में और लोगों को, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स भी है जिनको ये यूनिटी हज़म नहीं होती है, जो ये कभी नहीं चाहते हैं कि ये दोनों रीजन जो है वो एक हो। और एक होने की सूरत में सबसे ज़्यादा ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेह के अंदर भी और करगिल के अंदर भी कुछ लोग हैं, तो जो ये कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोग मुत्तहिद हों और मुत्तहिद होकर किसी एक मुश्तरका फ्यूचर के लिए ये लोग लड़ें। तो इसलिए बहुत सारे लोग फॉल्ट लाइन्स की तलाश में हैं, चैलेंजेस भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ बढ़ रहे हैं। और मुझे तवक्का है कि आइंदा आने वाले समय में केडीए और एपेक्स बहुत जल्दी आइंदा आने वाले दिनों में मिलेंगे और आपस में मिल करके जो है मुस्तकबिल का जो लाए अमल है वो तय करेंगे। जी, तो दर्शकों यहाँ लेते हम छोटा सा तिजारती वक्फ़ा, फिर हम जल्द ही लौट आते हैं। आप बने रहे JK 24/7 न्यूज़ लद्दाख के साथ। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सज्जाद करगिली साहब हमारे साथ जुड़े। आप बने रहे JK 24/7 लद्दाख के साथ। तो नाज़रीन, कमर्शियल वक्फ़े के बाद फिर से एक बार खैर मकदम। हमारे साथ जुड़े हैं जनाब सज्जाद करगिली साहब, वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और साथ ही साथ स्पोक्समैन भी है अंजुमन जमीयत उलमा इसने अशरिया करगिल लद्दाख के। तो बराबर गुफ्तगू हो रहा है ओवरऑल एब्रोगेशन के बाद, किस तरह आप लद्दाख को देखते हो, डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, जॉब रिक्रूटमेंट के हवाले से बात करें। तो सज्जाद साहब, अब हम चलते हैं अभी के माहौल में जो सिनेरियो बना है सर, काफ़ी इश्यूज़ अभी उठे हैं सर, लैंग्वेज को लेके इश्यूज़ उठे हैं सर, माइनॉरिटीज़ के काफ़ी इश्यूज़ है, रिक्रूटमेंट के काफ़ी इश्यूज़ है। और साथ ही साथ पहला सवाल यही होगा सर वक्फे के बाद, एंटी गवर्नमेंट
कन्वर्जन लॉ को लेके आपने कल देखा सर, जंस्कार में भी प्रोटेस्ट हुए, अपना वाखा मूल में भी प्रोटेस्ट हुए और ले में भी बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हुए। तो ओवरऑल आप उस प्रोटेस्ट को आप किस तरह देखते हो सर? उसमें उन्होंने 4 पॉइंट मेमोरेंडम में उन्होंने रखे और मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है सर, आपको बराबर पता है। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा बहुत उस पर बताओगे, उसके बाद में इंशाल्लाह मैं फर्दर सवाल आपसे। देखिए, प्रोटेस्ट तो उनका राइट है, प्रोटेस्ट पे तो वो कर सकते हैं, उनकी जो अपने इंटरेस्ट हैं उसकी बात करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए हमें, और कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक दो इश्यूज़ पे थोड़ा हमें रिजर्वेशन है। पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ तक एंटी कन्वर्जन लॉ है, देखिए हम समाज में रहते हैं तो समाज में हर किसी इंसान को एक मत पे आना ज़रूरी नहीं है। हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और मेरे इन इश्यूज़ को लेकर के अपना बिल्कुल अलग सा ओपिनियन है। वो ओपिनियन ये है कि एंटी कन्वर्जन लॉ दरअसल बेसिक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसको वायलेट करता है। जैसे हमारे आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 25 है, जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपका राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू लिबर्टी है, इन तमाम चीज़ों को वो वायलेट करता है। मिसाल के तौर पर कल मैं देख रहा था कि हर उस प्रोग्राम में ये बताया जा रहा था कि लड़कियों के ऊपर ये जो लॉ है एंटी कन्वर्जन लॉ, वो एंटी वुमेन है बेसिकली, क्योंकि एक एडल्ट जब एक लड़का या लड़की बालिग होती है तो उसे ये हक़ है कि वो अपनी मर्ज़ी की शादी करे, अपने मनपसंद पार्टनर को चुने। वो एक मुस्लिम लड़की किसी बुद्धिस्ट को भी चुन सकती है, वो एक बुद्धिस्ट लड़की किसी मुसलमान को भी चुन सकती है, वो हिंदू को भी चुन सकती है, वो उसका कोई भी मज़हब हो सकता है, उसका कोई मज़हब नहीं भी हो सकता है, एथिस्ट भी हो सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ मैं बताऊंगा, जैसे हमारे यहाँ इस्लाम में कहा जाता है ला इकराह फिद्दीन, जब ज़बरदस्ती किसी के साथ कोई दीन पे अमल करने में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, किसी को शादी करने में क्या ज़बरदस्ती हो सकती है? सिंपल एज़ इट इज़ ये है। ये राइट टू लिबर्टी का क्वेश्चन है, ये किसी की अपनी निजी ज़िंदगी, क्योंकि रिलीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रिलीजन किसी हर इंसान का पर्सनल चॉइस है। आपको क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन सा पूजा पाठ करना है, किससे शादी करनी है, इसमें स्टेट का कोई अमल दखल नहीं होता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने वाले लॉज की बात की जा रही है, ये हमारे समाज के एक डेमोक्रेटिक इस एटमॉस्फेयर के लिए ठीक नहीं है। तो दर्शकों, सज्जाद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। तो सज्जाद साहब, ओवरऑल आप कल के प्रोटेस्ट के हवाले से बराबर ब्रीफ कर रहे थे, और काफ़ी सोशल मीडिया में मैंने आपको पहले भी वजाहत की सर, सोशल मीडिया पे आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं। स्पेशली अगर आपकी ट्वीट की हवाले से अगर हम बात करें, बुद्धिस्ट कम्युनिटी काफ़ी आपसे नाराज़ है सर, उनकी बुद्धिस्ट वीवो पॉइंट से आप एंटी बुद्धिस्ट भी आपको माना जाता है, क्योंकि जितने भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी के इश्यूज़ होते हैं, जितने भी उनके ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं या उनकी किसी भी किस्म के इश्यूज़ हो, उस पर सबसे पहले टिप्पणी और सबसे पहले क्रिटिसिज्म सज्जाद करगिली से देखने को मिलते हैं। क्या आप बेशक एंटी बुद्धिस्ट हो? नहीं, देखिए, ये तो एक मज़ाक़-ख़ेज़ बात है, क्योंकि आपको मालूम है जब CIBS का इशू था तो मैं ही गया वहाँ CIBS के स्टूडेंट्स के जी बच्चों से अपनी यकजहती का इजहार करने के लिए। हम ही लोग थे यहाँ पे जब यहाँ फ़्लाइट के क्राइसिस हुए एक दौर में, जितने भी बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ हमारे ताल्लुक़ रखने वाले लोग हज़ारों यहाँ स्ट्रेंडेड रहे, तो उनके लिए हम, ऐसा नहीं है किसी इंसान से क्यों नफ़रत करें, किसी से कोई नफ़रत नहीं, लेकिन ये है कि अपना इज़हार ख़याल हम पेश करते हैं, वो भी एंटी कन्वर्जन लॉ का बुद्धिज़्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है बेसिकली। और इसको अगर किसी धर्म से जोड़ने की बात है वो गलत बात है। नहीं, आप हमेशा जो भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी से कोई भी इश्यूज़ पे हो तो मसलन क्या कोई भी इश्यूज़ हो, नहीं, कोई भी इशू नहीं करते। ऐसी ये एक अफवाह है, लोगों को अफवाहों में गिरफ़्तार करके तरह तरह के मिसकंसेप्शंस क्रिएट किया जा रहा है, ताकि एक शख्स को इतना बुरा साबित करो कम्युनिटी के अंदर कि भाई फिर उसकी तरफ लोग देखना भी पसंद ना करें। बिल्कुल। मैं तो डिबेट के लिए हमेशा ओपन हूँ, बातचीत के लिए हमेशा ओपन हूँ, लेकिन ये है कि मैं गलत को गलत और सही को सही तो कह सकता हूँ। वो मैं सिमिलरली आपके ऊपर और एक काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी रहा था सर कि बोटी लैंग्वेज को लेके, जिसमें आपने एक ट्वीट की थी, जिसमें मैं ट्वीट थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ नाजरीन को। बोटी डजंट स्टैंड एज ए लैंग्वेज, सज्जाद साहब का ही ट्वीट था ये। एज ए लैंग्वेज इट कैन हार्डली बी कॉल्ड स्क्रिप्ट टू। We request government to set up a committee in order to find out the reality
तब तक तो ठीक है, बट लास्ट पे आपने जो मिथ लिखा इस पर काफ़ी नाराज़ है हमारी बुद्धिस्ट कम्युनिटी। कोंसोक ताशी साहब हमारे एक प्रोफेसर हैं जिसने झारखंड यूनिवर्सिटी से PhD किया है लैंग्वेजेस के ऊपर। जी, कोंसोक ताशी। कोंसोक ताशी। और उन्होंने तो ख़ुद ही कहा है कि ये जो बोटी लफ्ज़ है ये 1970 की दिहाई में ईजाद किया गया है और ये संस्कृत से लिया गया लफ्ज़ है, इसमें तो सजाद करगिली कहीं नहीं है। और इसके साथ शख्स वो अपना जो है तो जो एक मैगज़ीन भी वो छापते हैं उनका, मैंने अभी रिसेंटली फेसबुक पे उनका स्टैंड भी मैंने शेयर किया था फेसबुक के अंदर। तो उन सब का बहुत सारे ऐसे जो थिंकर्स हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, उनकी डिफरेंट राय है बोटी के बारे में, ठीक है। अब कल को बोटी को ज़ुबान बनाते हैं तो मैंने ये भी कहा कि ये इससे मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये एक एकेडमिक बहस है, ये एकेडमिक बहस होनी चाहिए। और करगिल के जो यहाँ के राइटर्स को भी ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए। और ज़ुबान जो होती है उसका कोई मज़हब नहीं होता है। बार बार ये बोला जाता है आपने बोटी के ख़िलाफ़ बोला, आपने मज़हब उर्दू के ख़िलाफ़ बोला, मुसलमान के ख़िलाफ़ है क्या? ऐसा तो नहीं, हज़ारों राइटर्स ऐसे हैं। लफ्ज़ मिथ हो सकता है, उसमें क्या है? और मैं गलत हूँ तो आप एकेडमिक बहस करें। और ये मेरे को अपनी बात रखने का तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना। आपने भी रिसर्च हमारे MP साहब ने उर्दू को बोला एलियन लैंग्वेज है, ठीक है। क्या उर्दू एलियन लैंग्वेज है? नहीं, मैं उसी तरह नहीं बोला, मैंने वो लॉजिक दे करके बोला, मैंने हवाले दे करके बोला। MP साहब की तरह उर्दू के बग़ैर बेबस है MP साहब। एक स्पीच वो एक सेंटेंस मुकम्मल करके उर्दू के बग़ैर हिंदी में बोल के दिखाएं। हाँ, वो उर्दू के बग़ैर वो अपाहिज है, वो नहीं बोल सकता है, ठीक है। बोटी लैंग्वेज देखिए, अगर मैं शीना ज़ुबान में इंडियन पार्लियामेंट के अंदर स्पीच करूँ तो शीना ज़ुबान एलियन होगी कि नहीं? बिल्कुल। इसी तरह बोटी ज़ुबान पे अगर आप पार्लियामेंट के अंदर स्पीच करेंगे तो वो एलियन होगी। बिल्कुल। लेकिन आप उर्दू के बग़ैर स्पीच उर्दू पे बात करेंगे तो वो एक राबिते की ज़ुबान है। बिल्कुल। तो MP साहब का जो बयान था उसमें कोई रियलिटी नहीं थी, उसमें कोई लॉजिक भी नहीं था, उसमें सिर्फ हेट्रेट था जो उनकी पार्टी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। लेकिन मैंने उस हेट्रेट की बुनियाद पे नहीं, मैंने बाज़ाबिता हवाले की बुनियाद पे कहा, मैंने एक लॉजिक की बुनियाद पे कहा। और मैंने ये भी कहा है कि आप एक सेटअप क्रिएट करें गवर्नमेंट को, और फिर वो गवर्नमेंट की कमेटी बताएगी आगे जा कर के कि ये क्या ज़ुबान है, स्क्रिप्ट है, ज़ुबान और स्क्रिप्ट में क्या फ़र्क है, बोली और ज़ुबान में क्या फ़र्क है, इसको 8 शेड्यूल में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। MP साहब की अगर हम बात करें तो MP साहब का ही बात निकाला आपने। 2-2.5 साल हो गए MP साहब को रिप्रेजेंटेटिव पूरे खिते लद्दाख के हैं, ले और कारगिल दोनों के, तो 2-2.5 साल उनके भी टीनियर हो चुके हैं और 2.5 साल अभी बचे। MP साहब का परफॉर्मेंस को आप किस तरह देखते हो ओवरऑल? MP साहब की परफॉर्मेंस को खाली बर्तन ज़्यादा शोर में कहूँ तो काफ़ी होगा। मतलब कोई कंट्रीब्यूशन या कोई अभी तक अचीवमेंट आपको नज़र नहीं आ रहा? लद्दाख की तारीख़ में लद्दाख का इतना ह्यूमिलिएशन इन 70 सालों में कभी नहीं हुआ जो इन सालों में हुआ है। आपको वन साइडेड MP लगता है? वन साइडेड नहीं, ये तो लद्दाख का MP लगता ही नहीं है किसी भी तरीके से। मतलब एक्सप्लेन अगर करें तो उसको देखिए, लद्दाख का MP लद्दाख के इंटरेस्ट्स की बात करता है, लद्दाख को डिवाइड करने की बातें नहीं करता है, लद्दाख को जोड़ने की बात करता है। 5 अगस्त के बाद जो करगिल के ऊपर MP साहब के बयानात थे, करगिल की एक पूरी कम्युनिटी को दरकिनार करने की जो बातें थी, और उसके बाद जिस तरीके से MP साहब ने CAA के दौरान पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को से सिटीज़नशिप हटाए जाने के को जिस तरीके से उसने वकालत की नेशनल मीडिया के अंदर, तो उससे तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं क्या ये लद्दाख का MP हो सकता है। MP के बाद तो काफ़ी अनाउंसमेंट भी हुए लद्दाख के हक़ में MP साहब द्वारा। क्या MP ने क्या जैसे बड़े बड़े अनाउंसमेंट हुए कॉलेज को लेके, यूनिवर्सिटीज़ को लेके, या उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। मैं एक चीज़ तो देख रहा हूँ कि जो भी काम LG साहब इनॉग्रेट करते हैं, शाम को MP साहब अपना फ़ोटो लगा के उस पर ट्वीट करते हैं। ये PR एक्सरसाइज इनको BJP में बहुत अच्छे से सिखाई जाती है। परफॉर्मेंस आपकी हिसाब मैंने बता दिया, खाली बर्तन ज़्यादा शोर है। जी, तो हम दूसरे मुद्दे की तरफ चलते हैं। सवालात तो काफ़ी थे बट वक़्त का तकाज़ा। जनाब सज्जाद साहब, रिसेंटली काफ़ी पॉलिटिकल क्राइसिस डिस्ट्रिक्ट करगिल के हवाले से अगर हम बात करें, LHDC काउंसिल करगिल में काफ़ी पॉलिटिकल क्राइसिस हमें देख रहे हैं सर, जिसमें
बीजेपी ने भी सपोर्ट छोड़ दी और रिसेंटली कांग्रेस ने भी एलएचडीसी काउंसिल से सपोर्ट छोड़ दी। तो ओवरऑल आप इसको किस तरह देखते हो सर? आने वाले दिनों में काउंसिल जो है कंटिन्यू कर पाएगा या विड्रॉ होगा या फ्लोर टेस्ट होगा? और एक चीज़ इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये होगा सर कि इससे आपका जो दो कमिटीज़ जो फ्रेम हुए हैं एपेक्स और केडीए, इस पे कितने असरात पड़ेंगे? पहली चीज़ तो जो है ये प्योरली यहाँ के करगिल की पॉलिटिक्स, डिस्ट्रिक्ट की पॉलिटिक्स का मसला है और इसका केडीए से कोई लेना देना नहीं है और मुझे नहीं लगता है बिल्कुल असरात बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए और नहीं पड़ेंगे, हम पढ़ने भी नहीं देंगे इस पर। इसलिए कि इसमें हमारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, इन्वॉल्वमेंट है और इसमें हमने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, बार एसोसिएशन, ट्रक यूनियन, ये सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी और कांग्रेस का मसला नहीं है। पहली चीज़, जहाँ तक कौंसल का ताल्लुक़ है, फ़िलहाल तक जो हमें हालात दिख रहे हैं उसमें फ़िरोज़ साहब के पास अक्सरियत नज़र आ रही है और फ्लोर टेस्ट में फ़िरोज़ साहब मुमकिन है कि वो अपनी अक्सरियत साबित करेंगे। लेकिन मेरा एक बहसियत है, चूँकि आपने मुझे अनाउंस भी किया कि मैं केडीए में, दरअसल तर्जुमान नहीं, मैं केडीए में जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उस हवाले से मेरी गुजारिश ये रहेगी करगिल के तमाम अक्रॉस पार्टी लाइन कि करगिल में पूरे लद्दाख के अंदर इस वक्त ये दो ही डेमोक्रेटिक जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के इंस्टीट्यूशंस बचे हैं बड़े, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल काउंसिल करगिल और लद्दाख ऑटोनॉमस हिल काउंसिल लेह। तो इसको खुदा रहा इसको डिज़ोल्व होने मत दीजिए और इसको जितना मुमकिन हो सके इसमें आप मिल बैठ करके कौंसल चलाएं और यहाँ के लोगों के वसीतर मुफादात का सोचें, क्योंकि हमें इससे अभी आगे जाने की हम जद्दोजहद कर रहे हैं, तो हमें इन छोटे छोटे लड़ाइयों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है और ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है हमारे। क्योंकि आपने पहले भी फरमाया कि केडीए को लेके, एपेक्स बॉडी को लेके, एपेक्स और केडीए के फ्यूचर आप किस तरह देखते हो? क्योंकि बीच बीच में कुछ छोटे छोटे इश्यूज़ भी आ रहे हैं सर, लेह से भी आ रहे हैं, कारगिल के जो माइनॉरिटीज़ के हवाले से भी कुछ इश्यूज़ आ रहा है और आपने भी पहले फरमाया कि कुछ लोग इस जो दो कमेटीज़ है इसमें डिस्टर्बेंस लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो आगे का फ्यूचर आप किस तरह? देखिए, हिस्ट्री मेकिंग का टाइम है लद्दाख के अंदर। लद्दाख के जितने भी एपेक्स के हों या केडीए के लोग हों, वो बराबर ज़िम्मेदार हैं। अगर ये कामयाबी होगी तो भी सबकी इज्तिमाई कामयाबी होगी और फेलियर कहीं होगा, इसमें सबका इज्तिमाई फेलियर होगा। तो इसमें हर किसी को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें बर्दाश्त एक दूसरे को करने की ज़रूरत है। कोई भी कंट्रोवर्शियल इशू आता है समाज के अंदर, डायलॉग के ज़रिए उस मसले को हल करने की कोशिश करना चाहिए, एक दूसरे का एहतराम करने की ज़रूरत है और ये तू तड़ाव वाली बातों से जो है परहेज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि धमकियामेज़ लहजों से एक दूसरे को थ्रेट करने से कोई मामला हल नहीं होगा। तो इसलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ मामलात को आगे लेने की ज़रूरत है। जो केडीए और एपेक्स जो बना है, आवाम का कितना सपोर्ट इसमें आपको दिखता है? देखिए, जाहिर सी बात है, इस वक्त अगर आप लेह में देखेंगे तो थुफ्तान साहब हैं जो लीड कर रहे हैं एपेक्स बॉडी को, और भी जो दीगर हमारे जो अंजुमन मोइनुल इस्लाम है, अंजुमन इमामिया है और क्रिश्चियन एसोसिएशन के लोग हैं, हमारे लद्दाख गोनपा एसोसिएशन के स्टूडेंट बॉडीज़ के लोग हैं, वो थुफ्तान साहब को फुल फ्लैश सपोर्ट दे रहे हैं और मुझे लगता है लद्दाख लेह का पूरा हिस्सा जो है उनके साथ है और इवन करगिल से भी एक जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी का एक हिस्सा थुफ्तान साहब को सपोर्ट करेगा और एक हिस्सा ज़रूर करेगा। और अगर कुछ लोग नहीं भी करें तो वो खुल के मुखालिफत भी थुफ्तान साहब की नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन जहाँ तक करगिल का ताल्लुक़ है तो करगिल में तो मेजॉरिटी जो है, क्योंकि लोगों का एक फेथ जुड़ा हुआ है हमारे रिलीजियस इदारों से, सियासी इदारों से, पार्टियों से ज़्यादा हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से लोगों का फेथ जुड़ा हुआ है और ये पूरी तरीके से रिलीजियस जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वो सीरियस है यहाँ के फ्यूचर को लेकर के। बना किस लिए सर केडीए एपेक्स? पॉलिटिकल रिलीजियस इश्यूज़ के लिए बना है, डेवलपमेंटल चीज़ों? पहली चीज़ थोड़ा ब्रीफ कर कुछ लोगों को समझ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, केडीए बना है 4 पॉइंट्स को लेकर के, फुल फ्लैश स्टेटहुड को लेकर के, ताकि लोगों के अंदर कानूनी खुद मुख्तारी हो, कानून साजी की, माशी खुद मुख्तारी हो, स्टेटहुड की बात करें ताकि यहाँ लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। आज हर कोई आदमी ये सोचता है कि इस यूटी में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। जब आपके पास एस्टवाइल स्टेट था तो यहाँ एमएलएस होते थे, हमारे कमर साहब एमएलए रहे हैं, करबलाई साहब एमएलए रहे हैं और भी बहुत सारे लोग एमएलए रहे हैं।
तो वो एक अथॉरिटी के साथ उन रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाके अपनी बात कहते थे, भले ही वो बात माने या ना माने, 2-4 बार गुस्सा भी होकर के आते थे, क्योंकि उनको सुनने वाला कोई था। बदकिस्मती से इस यूटी के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये एक चीज़ है। आप देखें कि जहाँ भी इस वक्त डेमो होता है पूरे मुल्क के सतह पर, उसमें करगिल तो यकसर नज़रअंदाज होता है। और जब तक हम लोग एहतिजाज न करें, जब तक हम लोग बोलें नहीं, जब तक हम लोग उस पर कोई अपनी आपत्ति न जताएं, हमारी बात सुनी ही नहीं जाती। मतलब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी इंतज़ार करती है कि जब तक ये प्रोटेस्ट ना करें हम इनको कोई वो इम्पोर्टेंस देंगे ही नहीं। तो ये चीज़ें हैं जिस पर मुझे लगता है कि लोग स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमारे ज़मीनों का मसला है। हमारी बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जिसके लिए तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। हमारा फ्रेजाइल इन्वायरमेंट, मतलब आपने बोला कि एपेक्स जो है, केडीए जो है 4 पॉइंट मेमोरेंडम के लिए बने, तो उसके अलावा दूसरे इश्यूज़ भी आ रहे हैं, जैसे हमारे माइनॉरिटीज़ के काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, और उसके अलावा करगिल के भी बहुत सारे मसले, हमारे लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है सर हमारे, जिस तरह आपने बोला करगिल करदो रोड बोला, करगिल एयरपोर्ट बोला, और साथ ही साथ उसके अलावा अगर हम हेडक्वार्टर से रोटेशन की हवाले से बात करें तो इश्यूज़ तो बहुत है सर। बिल्कुल है। मैंने कहा कि ये वो बदन का कपड़ा है जो हर जगह से फटा हुआ है, कहाँ सिलें कहाँ न सिलें उसकी बात है। तो जो मेन बुनियादी इश्यूज़ जिससे हमारा मुस्तकबिल तयन हो सकता है, फ्यूचर तयन हो सकता है, उन इश्यूज़ को केडीए ने सबसे पहले पकड़ा है। हर इश्यूज़ को प्रायोरिटीज़ लेवल पे एड्रेस करने की ज़रूरत है, तो और वो एड्रेस किया जा रहा है। एपेक्स भी यही करेगा। एपेक्स भी अपने बिल्कुल, देखिए एपेक्स और केडीए का म्यूचुअल जो इंटरेस्ट जुड़ा है वो स्टेटहुड में जुड़ा है, लैंड के सेफगार्ड में जुड़ा है, सेपरेट लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स में जुड़ा है, और जवानों के ये इसमें रिक्रूटमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में जुड़ा हुआ है। तो ये जो 4 बड़े बड़े मुद्दे हैं, ये करगिल के भी फ्यूचर का मुस्तकबिल को तयन कर सकते हैं और लेह के भी। जी, तो सिमिलरली सज्जाद साहब, इन सब से हट के वही अगर रिक्रूटमेंट के हवाले से बात करें, जॉब के हवाले से बात करें, काफ़ी हमें रिक्वेस्ट भी की है सर, जैसे रिसेंटली बॉर्डर बटालियन जो रिक्रूटमेंट हुआ था, हाँ, जो लास्ट ईयर हुआ था, अभी तक उनके जो है एग्ज़ाम जो है अभी तक नहीं हो रहे, बाकी फील्ड वो सब कुछ हो चुका है। सिमिलरली उसी तरह आंगनवाड़ीज़ के काफ़ी इश्यूज़ है सर, दराज से काफ़ी इश्यूज़ निकलते आ रहे हैं, आपके बिल्कुल होम टाउन काकसार से इश्यूज़ आ रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे इश्यूज़ है। तो एज़ ए सोशल एक्टिविस्ट, एज़ ए सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आप इन इश्यूज़ को किस तरह रेड्रेस करोगे, किस तरह आला हुक्काम तक पहुँच के इनकी जितने भी डिमांड्स है वो हल करने की कोशिश करेंगे? आपके इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ सर, जिसमें ना एपेक्स ना केडीए, जहाँ तक अपनी ज़ाती बिसात, हाँ, जहाँ तक अपनी ज़ाती बिसात का ताल्लुक़ है, तो मुसलसल मैं इन टच हूँ ऑनरेबल एलजी साहब से इन इश्यूज़ को लेकर के, ऑनरेबल हमारे ड्यूकॉम साहब से, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से, हमारे ऑनरेबल सीईसी साहब से, और जितने भी हमारे सेक्रेटरी साहिबान हैं उनसे हस्ब ज़रूरत उन सब से रब्ता करके इन इश्यूज़ पर मैं लिखता भी हूँ। मैं सोशल मीडिया के ज़रिए भी अपना पैगाम उन तक पहुँचाता हूँ, और कोई ऐसा इशू कोशिश करता हूँ कि ना छूटे जिस पे मैंने अपनी बात न कही हो। और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, इसमें बहुत सारे हमारे सेक्रेटरीज हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक यूटी एज ए सेटअप की बात है, उस सेटअप को हमारे लिए वो सेटअप हमें मंजूर नहीं है, लेकिन अब जिस सेटअप के अंदर हम हैं, हम अबाइड बाई लॉ हैं, हमें वो कानून मानना है, तो उसमें जो हमारे पास अथॉरिटीज़ हैं, हम उन अथॉरिटीज़ का बहैसियत अथॉरिटीज़ रेस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं, और उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वक्तन फ़क्तन जब हमारे पास ये इश्यूज़ उठाते हैं हम, तो वो इन इश्यूज़ को बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ को एड्रेस किया है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अकाउंटेबिलिटी बहुत कम होती है। उस अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। लोकल पार्टिसिपेशन, जिसमें हमारे काउंसलर्स, जिसमें हमारे बीडीसीज़, पंच सरपंच को ऑन बोर्ड लिए जाने की ज़रूरत है। जब भी कोई बड़े फ़ैसले हों तो उनको ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। और दूसरा, शफ़ाफ़ियत लाने की, ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं जो हमारा एजुकेशन जो सेक्टर है वो बुरी तरह से पिछड़ गया पिछले 2 साल में कोविड की वजह से। और अब देखते हैं कि टीचर्स का जगह जगह टीचर्स ना होने की शिकायतें हो रही हैं। इसी तरह बीच में हमें
जेके बोर्ड से लेकर के सीबीएसई में डाल दिया गया, उसमें बहुत सारी दुश्वारियाँ आ रही हैं। अब हमारे यहाँ जहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात है, बॉर्डर बटालियन की आपने बात कही, इस तरह बहुत सारे जो हमारे और भी एम्प्लॉइज़ हैं जिसमें दर्जनों, जिसमें डिपार्टमेंट्स पे अभी रिक्रूटमेंट होना बाकी है। हमने देखा कश्मीर में कल जो है सब इंस्पेक्टर्स को डायरेक्ट भर्ती किया जा रहा है, यहाँ पे उसका कोई अभी पुरसान हाल नहीं है। तो इन इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है और ये मेरी गुजारिश भी है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो यहाँ के लोगों का के सेंटिमेंट्स का एहतराम करते हुए इन इश्यूज़ की तरफ तवज्जो दें। सब सज्जाद साहब एक दो सवालात होंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। तो ये क्लियर करें कि आप अभी एंटी बुद्धिस्ट नहीं हो? मैं तो एंटी ह्यूमन नहीं हो सकता हूँ। बुद्धिस्ट एक खूबसूरत मज़हब है, हमारे इस सोसाइटी का हिस्सा रहा है। हमने कहा कि बुद्धिस्ट कल्चर हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, तो करगिल के मुसलमान करगिल के बुद्धिस्टों के बगैर इनकम्प्लीट है। लेकिन ये एक म्यूचुअल ट्रस्ट लोगों में बिल्ड करने की ज़रूरत है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है। हेट्रेट वाले स्पीचेस से इज्तनाब करने की ज़रूरत है और ऑर्गेनाइज इट, वो पॉलिटिकल बेकिंग से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जो है एक दूसरे के बीच में नफ़रत ईजाद करने वाले अफराद से परहेज़ करने की ज़रूरत है। और एक सवाल सर सज्जाद साहब, चलते चलते माइनॉरिटीज़ के काफ़ी इश्यूज़ है सर, आपको तो बखूबी इल्म है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है सर। घुनपा को लेके, शमशान घाट को लेके और साथ ही साथ सराय को लेके, तो ओवरऑल किस तरह देखते हो सर? बुद्धिस्ट कम्युनिटी भी यही तवक्को रखते हैं कि इस पे भी सज्जाद साहब बोले, इस पे भी अपना राय विचार रखे, तो उनके इश्यूज़ तो है सर। एक तो ऑलरेडी यहाँ देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जाहिर सी बात है जहाँ आपको कुछ रिजर्वेशंस हैं, मुझे भी कुछ रिजर्वेशंस हैं, तो उन रिजर्वेशंस को हम पॉलिटिक्स करके हल नहीं कर सकते। किस तरह हल कर? वो भी यही उनको चाहते हैं डायलॉग के ज़रिए हल किया जा सकता है, बातचीत के ज़रिए हल किया जा सकता है। अभी हमारे ऑनरेबल सीईसी साहब ने उसके लिए पेशकश की कि हम डायलॉग का सिलसिला शुरू करेंगे और इस सिलसिले में अगर वो कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो हमें दिल और दिमाग दोनों खोल करके उस डायलॉग का हिस्सा बनना चाहिए। और मैंने पहले भी ये बात कही है, मेरे जैसे आदमी जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं उनको इस तरह के मामलात में इंटरफेयर करने से इज्तनाब करना चाहिए और ये काम रिलीजियस जो पर्सनैलिटीज़ हैं यहाँ की या इदारे हैं उनके इन्वॉल्वमेंट से होना चाहिए और वंस फॉर ऑल एक सोल्यूशन होना चाहिए जिससे यहाँ कोई मामला ना हो। और जो हमारे जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी हैं उनके जो जनवन जो भी ग्रीवेंसेस हैं उसको रिड्रेस किया जाना चाहिए और जो मुस्लिम कम्युनिटी के भी जनवन ग्रीवेंसेस हैं उनको भी रिड्रेस किया जाना चाहिए। करगिल के भी, लेह के भी और करगिल के बुद्धिस्टों के भी, करगिल के मुसलमानों के भी, लेह के मुसलमानों के भी और लेह के बुद्धिस्टों के भी, हर किसी के ग्रीवेंसेस को। ये फायरी स्पीच से आपको 2 मिनट के लिए फ़ायदा तो हो सकता है, लोग वाहवाही करेंगे, लोग आपको शाबाशी देंगे, लेकिन उससे कोई लॉन्ग टर्म जो है मसला हल नहीं होगा। देखिए, एक लीडर को इतनी परेशानी नहीं होती है जब आप किसी एक कम्युनिटी के बारे में वायरी स्पीच करते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी जिसका लेना देना उठना बैठना समाज में उसी एक दूसरे के साथ है, उनको इन तमाम की चीज़ों में दुश्वारियाँ पेश आती है। तो समाज को एक खूबसूरत समाज बनाने की ज़रूरत है, इसमें मज़ीद प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट से इज्तनाब करना है। तो आपका कहने का मतलब है बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के डायलॉग के ज़रिए अपने जितने भी एक कदम आगे बढ़ के कहूँगा कि इस वक्त हमारे लेह के अंदर जो सबके दरमियान में मकबूल शख्सियत हैं, तुफस्तान सवांग साहब है और उनके साथ जो टीम है लगरूक साहब हैं, तो उनको और यहाँ के भी जितने भी संजीदा लोग हैं उनको बैठ करके आपस में बात करनी चाहिए और जो भी ये फैसला निकालते हैं उस पर लोगों को एक्सेप्ट होना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। में सोशल मीडिया पे लिख के हम कहीं भी पहुँचने नहीं, उससे देखिए आप कीचड़ पे पत्थर फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है हर तरफ गंदगी फैलेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब मैं बहुत सारी ऐसी, देखिए फ़र्क आँखों का नहीं, फ़र्क है बीनाई का। ऐबी ऐब ढूंढता है, हुनरमंद हुनर ढूंढता है। इस वक्त हमें पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इस तरह के मामलात को नेगेटिविटी के साथ हल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो बस आखिरी सवाल होगा सर, उसके बाद में आपसे एक पैगाम के साथ, माह मुबारक रमज़ान का महीना भी चल रहा है सर, आपसे एक पैगाम लेके जो भी गेस्ट या इंटरव्यूअर पैनलिस्ट को मैं दावत देता हूँ, मैं उनसे आखिर में एक पैगाम देता हूँ। तो इलेक्शन नज़दीक है सर, LHDC काउंसिल के और 1 साल बचे हैं, तो आने वाले दिनों में सज्जाद करगिली का क्या प्लान होगा सर? आप
कंटेस्ट कर रहे हो और लोग जानना चाहते हैं कि सज्जाद साहब, तो बेशक अगर हम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आप एफिलिएटेड विद अंजुमन जमात उलमा, पॉलिटिकल पार्टी किससे सज्जाद साहब रिलेटेड है, अगर आइंदा आने वाले इलेक्शनों में सज्जाद साहब पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं, अगर करते तो पहली चीज़ तो ये बात है और सच बात है कि इस बारे में अभी तक मैंने कोई फ़ैसला नहीं किया है, कुछ सोचा भी नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। फ़िलहाल मेरी एक ही स्ट्रेटेजी है कि जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया ने जो मुझे ज़िम्मेदारी KDA के अंदर दी है उस ज़िम्मेदारी को सिंसियरली मैं निभा सकूं, और मैं कोशिश ये करता हूं कि पूरी सिंसियरिटी और पूरी ईमानदारी के साथ जो ज़िम्मेदारियाँ मुझे अपने लोगों के तय मिली हैं उस ज़िम्मेदारी को मैं पूरे से अंजाम दूँ। देखिए, एक चीज़ है, कोई भी समाज के अंदर कोई भी आदमी हो जो पॉलिटिक्स करता है, जो सोसाइटी में काम करता है, इंसान जो है कपड़े धो देता है तो हाथ खुद ब खुद साफ़ हो जाते हैं। अगर आप काम करेंगे सोसाइटी में, लोग खुद ही बोलेंगे भाई आप इलेक्शन लड़ो, पार्टी की ज़रूरत नहीं होती, पार्टी खुद टिकट लेके आपके दरवाजे पे खड़ी रहती है अगर आप सिंसियरिटी के साथ लगे हों। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पार्टियों में घुस के जो है छलांगे मारते हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल अपने PR के चक्कर में ही रहते हैं, तो वो काम आगे नहीं बढ़ पाता। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि संजीदगी से हम कौमी वक़ार के ऊपर बात करें, कौमी वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करें, और मेरा अपना जो ज़ाती इस वक्त मेन फोकस है कि मैं लोगों के राइट्स के ऊपर बात करूं, लोगों की डिग्निटी के ऊपर बात करूं और लोगों के जो जेन्युइन डिमांड्स है उसके ऊपर बात करूं। बाकी आगे की कहानी क्या होती है वो इंशाल्लाह वो आगे जब जूं मामले बढ़ते जाएंगे तो अल्लाह ताला खुद रास्ता दिखाने वाला है, मुझे अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब। चलते चलते आखिर में माह रमज़ानुल मुबारक का महीना भी चल रहा है सर, बिलखुसूस खत्ते लद्दाख के साथ साथ हमारे बुद्धिस्ट भाइयों के लिए, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए आपकी तरफ से एक फ्रूटफुल पैगाम, क्योंकि आप न सिर्फ करगिल डिस्ट्रिक्ट में, आप पूरे खत्ते लद्दाख में आप माना जाता है। आपकी ट्वीट्स, आपके एक ट्वीट्स की पे भी इतना बड़ा टिप्पणी और चर्चा हो जाता है, तो आप भी एक फेमस पर्सनैलिटी है खत्ते लद्दाख की, तो आपकी तरफ से एक बेहतरीन एक फ्रूटफुल पैगाम इस माह मुबारक रमज़ान के महीने में। मेरा आखिरी सवाल, उसके बाद इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम। देखिए, मेरा पैगाम जो हमारी बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए है वो ये है कि आप कभी दिल में दिमाग में ये ना सोचें कि करगिल का लेह का जो मुसलमान है वो आपका दुश्मन है, वो आपके भाई हैं, आपके समाज का हिस्सा हैं। यहाँ ज़लज़ला आएगा तो हम सब के लिए आएगा, यहाँ तूफ़ान आएगा हम सब के लिए आएगा, यहाँ बादल गरज के अगर बादल फटेगा हम सब के लिए फटेगा, यहाँ कोई आराम और आसाइश का मामला होगा तो हम सब के लिए होगा। तो सबकी मंजिल एक है, तो लिहाजा सबको मिल बैठ के तमाम मामला प्यार से मोहब्बत से हल करने की ज़रूरत है। मुस्लिम जो हमारे कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं लेह और करगिल के अंदर, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि समाज के अंदर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और बहुत सारे लोग आपको उकसाते हैं, आपके सेंटिमेंट पे उकसाते हैं, आपको वर्गलाते हैं, तो उनके वर्गलाने पे आप लोग जो हैं वो प्रोवोक ना हों और अपने इस पीसफुल को एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखें। और इंशाल्लाह नफ़रत का मुकाबला नफ़रत से नहीं किया जा सकता है, नफ़रत का मुकाबला प्यार से किया जा सकता है, और हमें प्यार बांटने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़े थे जनाब सज्जाद कारगिली साहब। मैंने आपको पहले भी वजाहत की, वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और स्पोक्समैन भी है KDA के अंदर अंजुमन जमात उलमा इस्ना शरिया की जानिब से। तो ओवरऑल डिस्कस कर रहे थे कि एब्रोगेशन के बाद, यानी कि लद्दाख फुल फ्लेश्ड यूनियन टेरिटरी बनने के बाद अभी इस 2-2.5 साल में लद्दाख ने क्या खोया, क्या पाया, और साथ ही साथ बाकी पॉलिटिकल क्राइसिस पे भी हमने बात की। आप सज्जाद साहब के फ्यूचर आने वाले दिनों की उस हवाले से भी हमने बात की, और काफ़ी इश्यूज़ भी है रिक्रूटमेंट को लेके, जॉब्स को लेके, उन पे भी चर्चा की। माइनॉरिटीज़ के काफ़ी इश्यूज़ हमें देखने को मिल रहे थे, उस पर भी डिटेल में बात की, और आखिर में अपने पैगाम में भी अपने फ्रूटफुल मैसेज भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो दर्शकों, खत्ते लद्दाख के साथ साथ देश और दुनिया के बाकी ख़बरों के लिए आप बने रहे JK 24/7 न्यूज़ लद्दाख के साथ। कैमरा लाइन पर जुड़े हैं हबील सागर, लियाकत अली साबरी और मैं हुसैन खालू। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। जुले।